हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। उसके बाद अब एक सेल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और सेल के कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो यहाँ नाम से लग रहा है फोर्स, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऐसे नाम से इसको मत समझ लेना कि ये फोर्स है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करवाता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसा एक डिवाइस होता है, ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है जिसमें हम जैसे जो नॉर्मल बैटरी वगैरह आती हैं अपने, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इसमें एक कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया जाता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं। वैसे डिटेल में ये तुम केमिस्ट्री में ये पूरा चैप्टर पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम देखो फिजिक्स में यदि बात करें तो सेल के अंदर क्या रिएक्शन होती हैं, कैसे काम करता है, इसका डिस्कशन हम फिजिक्स में नहीं करते हैं, ये केमिस्ट्री में डिस्कशन करते हो। हम सिर्फ इस सेल को बाहर किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये एक सेल है, इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और ये इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं। इसमें से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलरिटी वाला होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलरिटी हो जाता है। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। तो जैसे इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। यदि हम इस बैटरी के बाहर की बात करें तो बाहर हमेशा करंट पॉजिटिव पोलरिटी से निगेटिव पोलरिटी की तरफ करंट फ्लो करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक सेल के अंदर बात करें तो करंट यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। तो बाहर तो पॉजिटिव से निगेटिव है और अंदर सेल के अंदर बात करें तो निगेटिव से पॉजिटिव पोलरिटी की तरफ होगा। यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी मतलब हाई पोटेंशियल है, निगेटिव पोलरिटी मतलब लो पोटेंशियल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ को डिफाइन किया है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय दिस सेल इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हाई पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो देखो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाया और यहाँ ले गए तो देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ एक एक्सटर्नल या फिर हम कहें इस सेल को वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होगा, वर्क डन होगा इस सेल का, वही यहाँ का इस सेल का ईएमएफ कहलाएगा। एक कूलाम चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा। और बात करें कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस सेल्स टर्मिनल। देखो जब यहाँ मैंने सर्किट क्लोज नहीं किया है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस टाइम पर ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओपन सर्किट जब होगा जब ये किसी भी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, जैसे हमारी एक बैटरी है रखी हुई है, तो उसके जो टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस बैटरी का ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन जैसे इसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि वो बैटरी कैसे वर्क कर रही है, चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ईएमएफ की डेफिनेशन हो गई कि वर्क डन है ये एक कूलाम चार्ज के लिए इस निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इसको शिफ्ट करना है। तो जो वर्क डन होगा सेल का वो इसका ईएमएफ हो जाएगा। तो देखो ईएमएफ की ऐसा यूनिट की बात करें तो ये वोल्ट होगी क्योंकि ये पोटेंशियल है ना कि फोर्स, तो इसकी यूनिट जो है वोल्ट है। इसके बाद इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात करें, जैसे केमिस्ट्री में बात की जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सब जो इंटरनल वर्किंग है इसकी वो पूरी केमिस्ट्री में बातें होती हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को यदि डिफाइन करें तो ये होता है इट इज़ द रेजिस्टेंस या फिर कहें अपोजिंग फोर्स इन द फ्लो ऑफ करंट या फिर चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट इन द बैटरी और सेल। तो देखो
जब यहाँ पे चार्ज इधर से इधर मूव करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसके कारण इस चार्ज के ऊपर एक अपोजिशन फोर्स लगेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो हिंड्रेंस है इसकी, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस हिंड्रेंस को रेजिस्टेंस बोला जाता है। वो इस बैटरी का, ये एक्सटर्नल अलग है, ये इस बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है इस बैटरी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि बात करें, ए न्यू सेल हैज लो इंटरनल रेजिस्टेंस बट ऑन कंटिन्यूअस यूज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। ये ध्यान रखना है। देखो, जब ये नया सेल होता है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब हम नई बैटरी लेके आते हैं तो अच्छे से वर्क करती है, पूरा पोटेंशियल, पूरा का पूरा वोल्टेज जो अपने अक्रॉस है वो देने की कोशिश करती है। लेकिन हम जानते हैं धीरे धीरे बैटरी को यूज में लेते रहते हैं तो वो उतना इफेक्टिव यूज नहीं कर पाती है, उतना यूजफुल नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे जब उसको बार बार काम में लिया जाता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इससे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से उसका जो टर्मिनल वोल्टेज था, उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी पर जो डिफरेंस है वर्किंग के दौरान, वो कम हो जाएगा। वो आगे पढ़ेंगे कि कम होगा, कम क्यों होगा, वो सब बातें बाद में करते हैं अपन। पर देखो, ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे इसको काम में लेते जाएंगे और काम में लेने से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और इसका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा और बैटरी को हम बोलेंगे डिस्चार्ज हो गई, मतलब डिस हो गई है ये, इसको फिर से चार्ज करो। तो देखो, डिस होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ईएमएफ खत्म हो गया। ईएमएफ जो है मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस जब सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बैटरी का जो ईएमएफ है वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। जो चेंज होता है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है। जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होती है वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हम बोलते हैं डिस्चार्ज हो गई है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बैटरी का जब वो फुल चार्ज होती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको काम में लेते जाते हैं वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो एक सेल है उसके कुछ और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा हिंड्रेंस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो यूज में ले रहे हैं ये जितने ज़्यादा एरिया के होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी और उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ध्यान रखना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड की। तो यदि हम कम इंटरनल रेजिस्टेंस चाहते हैं तो एरिया हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, या फिर हम वैसे भी कह सकते हैं R=ρL/A। उससे भी यदि याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो जितने ज़्यादा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, क्योंकि चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं एक सेल के लिए हमें पता होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में हम सेल के अंदर की रिएक्शंस के बारे में बातें नहीं करते, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, उसी में बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे सर्किट सोल्व करने में काम आएगा, जिससे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। ये तो थी बातें याद रखने वाली जो हमें याद रखनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। सेल को सर्किट में कैसे दिखाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी तक जो हमने सेल के बारे में पढ़े थे हमने, जो वो आइडियल सेल होते थे, आइडियल सेल और बैटरी। आइडियल सेल का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा। इसको सेल को ऐसे दिखाएंगे हम, ये है
ये ए है, ये बी है, दो टर्मिनल हैं इसके। इसका ईएमएफ ई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ई है। तो देखो जब ये ईएमएफ ई है और इसका कोई रजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी जो होगा वो हमेशा ई के बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये एक आइडियल सेल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा सेल होता नहीं है। एक्चुअल में जो सेल होते हैं वो अलग होते हैं, आइडियल होते नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी यदि सेल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे कि वो आइडियल सेल है। यदि वो नॉन आइडियल सेल होगा तो वो प्रॉपर बताएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे देगा प्रॉब्लम में। तो ये आइडियल सेल हो गया। और ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल। ये मैं पहले कैपेसिटर में भी बता चुका हूँ कि बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल है, छोटा जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल है। अब बात करें नॉन आइडियल सेल। यदि नॉन आइडियल सेल की बात करें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये सेल, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ए और ये बी। कई बार इंटरनेशनल अलग से ना बना के यहीं पे इसके ईएमएफ के साइड में इसका रेजिस्टेंस लिख दिया जाता है कुछ ओम। तो ये इसका ईएमएफ हो गया, ये स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ई जो है ईएमएफ है सेल का, स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस बैटरी के जो टर्मिनल है उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इसकी यदि बात करें तो ये वी ए माइनस वी बी रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो वी ए माइनस वी बी रहेगा। ये कितना होगा वो डिपेंड करता है कि सेल जो है किस स्टेट में है, वो ओपन सर्किट है, चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम वी ए माइनस वी बी से लिखेंगे, मतलब ए और बी के अक्रॉस। ये देखो जो ई है और ये स्मॉल आर है, दोनों मिलकर के एक कंप्लीट सेल बना रहे हैं, ध्यान रखना। ये स्मॉल आर है, कोई बाहर से रेजिस्टेंस लगाया हुआ नहीं है, ये इसके इंटरनल सर्किट का रेजिस्टेंस है। इस इलेक्ट्रोलाइट ने जो रेजिस्टेंस दिया है वो इसका रेजिस्टेंस है। तो ये कंप्लीट मिलकर के एक सेल बन रहा है। उसके इस सेल के जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पहली स्टेट, केस 1। इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है, इसका मतलब करंट जीरो है, इस सर्किट से जो करंट होगा वो जीरो होगा। सो करंट थ्रू सेल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब देखो ये सेल है, नॉन आइडियल सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे जो करंट है वो जीरो है। जब करंट ही जीरो है तो ईएमएफ और इसके अक्रॉस प्लस माइनस आई इंटू आर होता है, तो ये भी जीरो वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वी ए माइनस वी बी, ये सिंपल ई के बराबर आ जाएगा। मतलब जब ये ओपन सर्किट है तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसका ईएमएफ है। तो देखो हमने ईएमएफ की डेफिनेशन भी देखी थी कि जी ओपन सर्किट के कंडीशन में जो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल का ईएमएफ कहलाता है। तो देखो वही है, ओपन सर्किट में होता क्या है कि इसका जो करंट है वो जीरो हो जाता है, और एक रजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो V इज इक्वल टू आई आर आता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ I जीरो है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो गया। तो जो टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के ईएमएफ के इक्वल हो गया। ये तो केस है ओपन सर्किट का, जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं केस 2, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब है कि हम सेल को कहीं कनेक्ट, लोड से कनेक्ट कर रखा है और उसका यूज़ ले रहे हैं उस सेल का, मतलब उससे हम पावर ले रहे हैं। तो देखो उस टाइम पे क्या होता है, मैंने बताया था डिस्चार्जिंग के लिए बैटरी वर्क कब करती है। तो उसको देखो ये ए और बी उसके टर्मिनल वोल्टेज हैं, ये इसका ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। डिस्चार्जिंग के टाइम में होगा क्या, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और निगेटिव टर्मिनल के अंदर आता है। करंट कुछ इस टाइप से होता है, पॉजिटिव से बाहर, निगेटिव से अंदर। मैंने बताया था जब भी बैटरी वर्क करती है
तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा करंट, निगेटिव के अंदर आएगा। तो देखो करंट इस टाइप से होगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस माइनस, जिधर से करंट एंटर करेगा रेजिस्टेंस में उधर प्लस, दूसरी तरफ माइनस आई इंटू आर, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यदि हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो इधर प्लस है, ये ईएमएफ है। तो मैं सपोज यहाँ से बात करता हूँ, ए से मूव करना स्टार्ट करते हैं, वी ए, यहाँ से इधर जाएंगे तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो हमेशा दूसरा साइन लेते हैं, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो निगेटिव का तो माइनस ई, और फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस आई आर, फिर ये वी बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी जो आ जाएगा वो ई माइनस आई इंटू आर आ जाएगा, ई माइनस आई इंटू आर, ये इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज देखो ई माइनस आई आर है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ईएमएफ से कम होगा, छोटा होगा। कितना ये कम क्यों है? क्योंकि इस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसको लोस्ट वोल्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज हमारे कोई काम नहीं आ रहा, वो अंदर ही खत्म हो जा रहा है। और देखो ये जो लोस्ट वोल्टेज आ रहा है, ये जो फैक्टर आ रहा है, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा बैटरी से करंट लेंगे उतना ही टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। इसीलिए एक बैटरी से जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, जैसे इन्वर्टर वगैरह में जो लोड होता है, जैसे ही ज़्यादा लोड होता है तो बल्ब और जो है वो डिम हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा करंट उससे निकालेंगे उसका टर्मिनल वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा और थोड़ी लाइट डिम हो जाती है। तो देखो डिस्चार्जिंग के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ई माइनस आई आर है, जो कि इसके ईएमएफ से कम होगा। यदि हम एक ग्राफ बनाना चाहें टर्मिनल वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच में एक सेल के लिए ग्राफ बनाना चाहें तो देखो टर्मिनल वोल्टेज तो ये हो गया, करंट ये हो गया, तो इसको ये तो आ गया वाई के इक्वल, वाई एक्सिस पे है, और आई है एक्स एक्सिस पे। तो वाई और एक्स में देखो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है जिसका स्लोप निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स यहाँ है। तो निगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका वाई इंटरसेक्शन ई के इक्वल होगा। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, क्योंकि जब i इक्वल टू जीरो है, मतलब i इक्वल टू जीरो है, तो उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू है e के बराबर है। और यदि हम बात करें टर्मिनल वोल्टेज को, हम चाहते हैं जीरो हो जाए, मतलब ये जीरो कब होगा? जब यहाँ पे जो करंट है वो e बाई आर के इक्वल होगा। ये वो करंट है जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, मतलब टर्मिनल, इस बैटरी के यदि दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी ई बाई आर। इससे ज़्यादा करंट हम इससे बैटरी से फ्लो नहीं करवा सकते। तो देखो जब भी यदि किसी बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो बैटरी ख़राब होने का रीज़न यही है कि उससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा ई बाई आर। यहाँ ई तो फिक्स है उस सेल के ईएमएफ का, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, तो यदि जैसे उसको कनेक्ट करेंगे टर्मिनल को तो बैटरी गर्म होकर के जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो देखो ये है एक बैटरी के डिस्चार्जिंग के लिए। यदि डिस्चार्जिंग के लिए हम पावर वगैरह की बात करें तो पावर ऑफ सेल, तो P जो होता है वो होता है V टर्मिनल इंटू आई। देखो मैंने बताया था पावर जो होती है V इंटू आई के इक्वल होती है। V होता है उस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और I होता है उससे करंट। तो पावर जो सेल की आएगी वो आ जाएगी, V टर्मिनल हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर इंटू आई। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखो ये तो है, ये P है। एक्चुअल में जब इसको एक लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो जो लोड को जो पावर ये डिलीवर करेगा वो है ये पावर गिवन टू द लोड, ये है पावर गिवन टू द लोड। और यदि इसकी बात करें E इंटू आई, ये है पावर कंज्यूम्ड बाय सेल
और ये है आई स्क्वायर आर, इंटरनल रेजिस्टेंस में जो हीट लॉस होगा वो है हीट लॉस या पावर लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो जैसे मान लो एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ हमने लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ये लोड है और ये बैटरी है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो देखो ये जब इसको लोड को करंट देगी उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि जो सारा पावर है वो केवल लोड यूज़ कर रहा है, लोड भी यूज़ कर रहा है, साथ साथ इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पावर लॉस कर रहा है, क्योंकि इससे करंट पास करेगा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस इससे भी पास करेगा, और एक रेजिस्टेंस से जो पावर लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। तो देखो ये आई स्क्वायर आर वाली जो टर्म है वो इसका बैटरी का खुद के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका पावर लॉस है। तो देखो बैटरी तो वर्क कर रही है, पावर जो दे रही है वो ई इंटू आई के इक्वल है, टर्मिनल वोल्टेज इंटू आई जो पहले होता था वो यहाँ पे है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट इसके बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में ख़त्म हो गया है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो लोड तक पहुँच रहा है। तो इससे क्या है कि जो तुम पावर बैटरी से कंज्यूम कर रहे हो वो 100% लोड के पास ना जाके उसका कुछ परसेंट हिस्सा बैटरी में हीट लॉस में चला जाता है। इसी कारण जब बैटरी को हम लगातार यूज में लेते हैं तो बैटरी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें हीट लॉस के कारण धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हो गया। तो देखो यहाँ यदि बात करें इफ़िशियंसी ऑफ सेल, यदि सेल की इफ़िशियंसी की बात करें तो देखो नीटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ये इफ़िशियंसी होगी। यदि हम सेल की इफ़िशियंसी की बात करें कि इसको लोड से कनेक्ट किया तो कितनी इफ़िशियंसी से पावर दे पा रहा है, तो ये आउटपुट तो पी आउटपुट जो पावर आउटपुट दे रहे हैं ये एक्चुअल में ये आउटपुट पावर है पी जो इस लोड को मिल रही है। तो आउटपुट पावर होगी ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इंटू आर, ये तो आउटपुट पावर होगी, डिवाइड बाई इनपुट। एक्चुअल में बैटरी ने कितना कंज्यूम किया है, तो बैटरी ने तो ई इंटू आई के इक्वल कंज्यूम किया है, जिसका कुछ पार्ट लॉस में चला गया तो बाकी उसको डिलीवर हो गया। तो ये लॉस है, ये टोटल डिलीवर पावर होगी, और ये उसने एक्चुअल में जो कंज्यूम किया है वो पावर होगी। ये इसकी इफ़िशियंसी आ गई। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो नॉन आइडियल सेल होते हैं वो 100% जो पावर जो होती है वो लोड को नहीं दे पाते, क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो जाता है, तो इफ़िशियंसी जो है कुछ कम हो जाती है उसकी, और इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल एक बैटरी के डिस्चार्जिंग की बात है। ध्यान रखना डिस्चार्जिंग में एक बैटरी में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके ईएमएफ के इक्वल तभी होगा जब उससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है। जैसे जैसे उसके अक्रॉस जो करंट है, उस बैटरी से जो पास करने वाला करंट है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका टर्मिनल वोल्टेज घटता चला जाएगा। और यदि बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उस टाइम पे उससे जो करंट पास करेगा वो मैक्सिमम करंट होगा उससे। ये हो गया ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट बात करते हैं आगे ड्यूरिंग केस 3, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो देखो हमें पता है कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनको चार्ज किया वापस से चार्ज किया जा सकता है। तो देखो चार्जिंग के लिए क्या होता है, ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दो टर्मिनल है ए और बी। तो डिस्चार्जिंग के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, लेकिन चार्जिंग में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर आएगा और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा। तो बैटरी को यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट देंगे तो वो चार्ज होने लग जाएगी। यदि हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस इधर आएगा, आई इंटू आर के इक्वल आ जाएगा। तो हम वापस से टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं। तो देखो ए से स्टार्ट करते हैं, वी ए, यहाँ से इधर मूव करेंगे तो सेकंड साइन जो है निगेटिव होगा, तो माइनस ई,
फिर बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो ये भी आ जाएगा माइनस आई इंटू आर। ये जो पॉइंट बी पे पहुंच गए तो ये बी वी बी के इक्वल हो गया, तो यहाँ से इधर मूव करते जा रहे हैं तो बी वी बी के पोटेंशियल तक पहुंच गए। तो यहाँ से देखो वी ए माइनस वी बी जो आएगा वो एक्चुअल में ई प्लस आई इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हो वैसे कि ये ईएमएफ और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों की पोलरिटी सेम है, मतलब यहाँ से इधर आ रहे हैं तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन में तो ऐड हो जाएंगे। तो देखो ई प्लस आई आर हो गया, ये इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये है टर्मिनल वोल्टेज। इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो गया ई प्लस आई आर। तो देखो ड्यूरिंग चार्जिंग की बात करें तो वी टर्मिनल जो होगा शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, यदि उसको चार्ज करना है तो तब ही पॉसिबल है जब हम जो बैटरी के अक्रॉस इस बैटरी को जहां हम चार्जिंग में लगा रहे हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी इस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। तो देखो यदि किसी बैटरी को इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो वो धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट कर देगी। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज जो उस केस में होगा वो उसके ईएमएफ से बड़ा होगा। यदि टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ से छोटा है इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, वो वर्क कर रही होगी। तो ये आ गया। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं टर्मिनल वोल्टेज के इंटरनल इसके साथ, करंट के साथ, वी टर्मिनल और ये करंट। तो देखो जब करंट की वैल्यू 0 है मतलब मैंने ओपन सर्किट किया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ के इक्वल होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में टर्मिनल जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ के इक्वल ही होता है। अब देखो ये इस बार जो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये तो हो गया y और I हो गया x, और y और x में जो रिलेशन है वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, और उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव का होगा। तो देखो यहाँ से एक पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी, इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ। तो देखो यहाँ इसका जो स्लोप होगा लाइन का वो टेन थीटा हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। तो स्लोप जो है टेन थीटा और वो इक्वल होगा टेन थीटा इसका स्लोप। देखो यहाँ से इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि ये x हो गया तो इसका जो कोफिशिएंट है वो स्लोप है, क्योंकि इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये स्मॉल r के इक्वल है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्मॉल r के इक्वल होगा। और यदि मैं पिछले वाले प्रॉब्लम की यदि बात पिछले वाले केस की बात करें, यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो निगेटिव होगा, लेकिन यदि बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, वो टेन थीटा के इक्वल होगा। एक्चुअल में स्लोप निगेटिव है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा, यहाँ स्लोप देखो माइनस आर है तो इसका मैग्नीट्यूड आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना चाहिए, इस इक्वेशन से निकाला अपने, इसका स्लोप माइनस आर है तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस आर के इक्वल हो जाएगा, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। वापस से इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखो हम चार्जिंग के लिए बात कर रहे थे, तो चार्जिंग के लिए जो इस बार जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो पॉजिटिव स्लोप की होगी, मतलब करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है बढ़ता चला जाएगा। तो जितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो करंट बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ उसका टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करें कि पावर जो है वो बैटरी ने कितना कंज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो है पावर लोड को दे नहीं रही है, एक्चुअल में ये पावर ले रही है, उससे एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो पावर एब्जॉर्ब कर रही है, फिर हम कहीं पावर कंज्यूम कर रही है। तो पावर कंज्यूम्ड बाय सेल, पी कंज्यूम जो होगा ये आ जाएगा वी टर्मिनल इनटू करंट। देखो
हमेशा ध्यान रखना पावर जो है वो पोटेंशियल उसके टर्मिनल के अक्रॉस इनटू करंट ही होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पावर कंज्यूम हो रही है, पावर डिलीवर हो रही है? तो बैटरी के केस में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले तो हम समझ जाएंगे बाहर निकलने का मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है, तो पावर दे रही है ना कि कंज्यूम कर रही है, तो पावर डिलीवर्ड होगा वो। लेकिन यदि करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये चार्जिंग वाला केस है, और इस केस में पावर कंज्यूम करेगी ना कि पावर डिलीवर। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो हमेशा ही पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोरिंग सोर्स नहीं है रेजिस्टेंस, वो तो हमेशा एनर्जी लॉस ही करता है। तो जो पी कंज्यूम होगा वो वी टर्मिनल जिसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इससे जो पास करेगा वो करंट हो जाएगा। तो जो पी कंज्यूम आएगा, वी टर्मिनल की बात करें तो वो आ जाएगा ई प्लस आई इंटू आर इंटू आई। तो यहाँ से पी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू ई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर इंटू आर। ये पी कंज्यूम हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको, ये पावर कंज्यूम जो है, ये जो चीज़ है ये ई इंटू आई, ये पावर वो पावर है जो बैटरी स्टोर कर रही है, जो अपने अंदर धीरे धीरे वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, वापस से स्टोर करेगी फ्यूचर यूज के लिए। लेकिन जो ये हिस्सा है आई स्क्वायर आर, ये तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का लॉस है। तो एक्चुअली में देखो हो क्या रहा है, कुछ तो बैटरी एनर्जी स्टोर कर रही है और कुछ रेजिस्टेंस में लॉस हो गया, दोनों मिलकर के जितनी एनर्जी हो रही है वो पावर कंज्यूम की गई होगी। जिस भी सोर्स से इसको चार्ज किया जा रहा है उसकी जो पावर यूज है और जो बैटरी का जो पावर स्टोर है, पक्का है जो पावर यूज है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ पार्ट बैटरी को चार्ज करते टाइम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो गया। तो देखो, चाहे बैटरी को चार्ज करने की बात हो या बैटरी को डिस्चार्ज करने की बात हो, इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा पावर में लॉस ही करेगा। तो ये देखो, ये पावर कंज्यूम है, नेट पावर कंज्यूम्ड, नेट पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग चार्जिंग। यदि इसकी बात करें तो ये है पावर स्टोर्ड इन सेल। पावर स्टोर को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी स्टोर या एनर्जी स्टोरिंग रेट इन सेल, और एनर्जी स्टोरिंग रेट इन सेल। क्योंकि पावर स्टोर कोई अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, इसलिए एक्चुअल में होता है ये एनर्जी स्टोरिंग रेट, कि किस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है सेल के अंदर, वो ई इंटू आई है। और ये जो टर्म है आई स्क्वायर इंटू आर, ये एक्चुअल में है हीट लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस, हीट लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो, यदि हम बात करें इफ़िशियंसी की बैटरी के चार्ज होने की, तो इस बार इफ़िशियंसी भी अलग होगी। इफ़िशियंसी की बात करें तो नीटा हो जाएगा आउटपुट। एक्चुअल में आउटपुट यहाँ पे जो है, जो एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी उतना अच्छा आउटपुट है। तो आउटपुट इस बार ई इंटू आई के इक्वल है, और जो पावर कंज्यूम हुई है वो एक्चुअल में हुई है ई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर इंटू आर। ये इसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी। तो देखो, ये 1 से कम ही आने वाली है, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ हीट लॉस में चला जाएगा। तो इस टाइप से तीनों केसों के बारे में हमने देख लिया कि बैटरी को चार्ज करेंगे तब क्या होगा, बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तब क्या होगा, और ओपन सर्किट के केस में क्या होगा। ओपन सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके केस में टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल ही होगा। बाकी सेल के जो कॉम्बिनेशन है, यदि एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और मिक्स कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट किया जाए तो ईएमएफ कैसे कितना होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इस बात के बारे में बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।